हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज मंत्र। दोस्तों, आज की हमारा वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी का टॉपिक है उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय। पहले हम उच्च न्यायालय को समझेंगे, यानी हाई कोर्ट को समझेंगे, उसके सारे प्रोविजंस को समझेंगे, उसके बाद पटना हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे। दोस्तों, किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाता है जब वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र और प्रभावी हो। भारत में न्याय व्यवस्था को इस प्रकार बनाया गया है कि हर नागरिक को आसानी से न्याय मिल सके। इसी उद्देश्य से भारतीय न्यायपालिका को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और राज्य स्तर पर आता है हाई कोर्ट, और सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट तथा सबऑर्डिनेट कोर्ट। और इस संरचना में हाई कोर्ट जो है वो राज्य की न्याय व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे होता है और जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 से 231 है वो हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान करता है, और इस संविधान के भाग 6 में है इसका प्रावधान। और इन आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट की स्थापना, संरचना, शक्तियाँ, नियुक्ति प्रक्रिया और अधिकारों को निर्धारित किया गया। अब हम एक एक आर्टिकल को कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए समझेंगे। आर्टिकल 214 जो कि हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट की बात करता है, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ताकि राज्य स्तर पर न्याय उपलब्ध कराया जा सके। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों को न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तक जाने की आवश्यकता न पड़े। उदाहरण के लिए बिहार राज्य का हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट। यही संस्था है जो बिहार की सर्वोच्च राज्य स्तरीय अदालत है। अब बात कर जो हाई आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। इसका अर्थ है कि हाई कोर्ट के निर्णय स्थायी रूप से सुरक्षित रहते हैं और भविष्य में प्रमाण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अदालत की अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है। उसके बाद आता है आर्टिकल 216 जिसमें कि हाई कोर्ट के संरचना के बारे में बात है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। इस आर्टिकल के अनुसार हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस तथा अन्य जजेज होते हैं। जजेज की संख्या निश्चित नहीं होती क्योंकि यह राज्य में लंबित मामलों और कार्यभार पर निर्भर करती है। इससे न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलता है। फिर आता है आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज। हाईकोर्ट जजेज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्य के गवर्नर तथा संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लिया जाता है। और जजेस बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा कम से कम 10 वर्षों का तक एडवोकेट या जुडिशियल ऑफिसर के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 62 ईयर्स होती है, और वो या अगर वो चाहे तो बीच में अपनी इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और उनके हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग है। आर्टिकल 218 वो एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोविजंस की बात करता है। इसके अनुसार इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जजेस से संबंधित कुछ प्रावधान हाई कोर्ट जजेस पर भी लागू होते हैं, जिससे दोनों संस्थाओं की न्यायिक गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे। आर्टिकल 219 ओथ ऑफ जजेस की बात करता है, जो ये कहता है कि हाईकोर्ट का जज पद ग्रहण करने से पहले राज्य के गवर्नर के समक्ष शपथ लेता है कि वह संविधान की रक्षा करेगा और निष्पक्ष न्याय करेगा। फिर आता है आर्टिकल 220 जो कि प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 220 जो कि प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट की बात करता है। इस आर्टिकल के अनुसार हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज उसी हाईकोर्ट या उसके अधीन अदालतों में वकालत नहीं कर सकता है। इस नियम का उद्देश्य न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखना है, हालांकि वह अन्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। और आर्टिकल जो 221 है वो सैलरी और अलावेंस की बात करता है। ये बताता है कि जजेस का वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं ताकि वो सेवा काल के दौरान इन्हें कम भी नहीं किया जा सकता सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में। तो ध्यान रखना है कि जो जजेज होते हैं हाईकोर्ट के उनके वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा कभी भी उनका वेतन कम नहीं किया जा सकता है। और यह प्रावधान जुडिशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करता है। फिर आता है आर्टिकल 222 जो कि ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करता है। यदि आवश्यकता हो तो हाईकोर्ट जजेस को
एक राज्य से दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह ट्रांसफर प्रेसिडेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 223 की, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करते हैं। यदि चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो जाए तो वे अनुपस्थित हो तो प्रेसिडेंट किसी अन्य जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 224, जो कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस की बात करता है कि जब किसी हाईकोर्ट के मामलों की संख्या अधिक हो जाती है तब अतिरिक्त जजेस नियुक्त किए जाते हैं ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। और वही आर्टिकल 224A अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट ऑफ जजेस की बात करता है, यानी पेंडिंग केसेस कम करने के लिए सेवानिवृत्त जजों को पुनः कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। यानी रिटायर्ड जो जजेज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट का बात करता है आर्टिकल 224A। फिर आता है आर्टिकल 225, जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाईकोर्ट की बात करता है, और यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि पुराने हाईकोर्ट की शक्तियाँ तब तक बनी रहेगी जब तक संसद उसमें परिवर्तन न कर दे। आर्टिकल 226 जो है वो पावर टू इशू रीट है, यानी रीट जारी करने की शक्ति है। हाईकोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है: हैबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। यानी हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कार्टियोरारी और प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट की भी रक्षा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय की जो रीट की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। और रीजन पता ही है कि यह मौलिक तथा वैधानिक अधिकार दोनों हेतु रीट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के मामले में ही रीट जारी कर सकता है। आर्टिकल 227, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस। हाईकोर्ट राज्य की सभी निचली अदालतों की निगरानी करता है। यह प्रशासनिक नियंत्रण, निरीक्षण तथा नियम निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 228, जो कि वो ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात करता है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या आवश्यक हो तो हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 229 का, जो कि ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स की बात करता है कि हाईकोर्ट अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है, जिससे उसकी प्रशासनिक स्वतंत्रता बनी रहती है, तो ध्यान रखना। उसके बाद आता है आर्टिकल 230, एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि पार्लियामेंट हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा या घटा सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आर्टिकल 231, कॉमन हाईकोर्ट की बात, कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है पटना हाईकोर्ट। अब हम पटना, तो अभी तक तो हमने हाईकोर्ट की पूरी संरचना समझ ली है, तो अब इसे हम बिहार से जोड़कर समझते हैं कि बिहार की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो पटना हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंतर्गत हुई, और यह भारत के सबसे पुराने हाईकोर्ट्स में से एक है, और बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसी के नियंत्रण में कार्य करते हैं, और इसका स्थान पटना में है। और इसका जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेमियार थे। और शुरू में इसका जो मतलब अधिकार क्षेत्र था वो बिहार और उड़ीसा था, लेकिन 1948 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड राज्य बनने पर झारखंड उच्च न्यायालय अलग बना। अभी इसका वर्तमान क्षेत्राधिकार संपूर्ण बिहार राज्य की यह सुनवाई करता है, मतलब वो दीवानी मामले, आपराधिक मामले, संवैधानिक विवाद और प्रशासनिक मामले, ये संपूर्ण बिहार के मामलों का सुनवाई करते हैं। और न्यायाधीशों की संख्या जो है वो स्वीकृत क्षमता लगभग 53 न्यायाधीश है, और उसकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, जैसा कि हमने अब ऊपर देखा था। दोस्तों, यदि राज्य में किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन कानून के विरुद्ध कार्य करता है, या दोस्तों यदि राज्य में किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, प्रशासन कानून के विरुद्ध कार्य करता है, या निचली अदालतों से न्याय नहीं मिलता है, तो नागरिक सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस प्रकार हाईकोर्ट संविधान और नागरिक अधिकारों का वास्तविक संरक्षक बन जाता है। दोस्तों, हाईकोर्ट केवल अपील सुनने वाली अदालत नहीं, बल्कि ये राज्य में संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक नियंत्रण और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली संस्था है, और बिहार राज्य में यह जिम्मेदारी पटना हाईकोर्ट निभाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक
हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, उसके साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।